जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एम एस स्वामीनाथन के रिपोर्ट के बारे में। तो एम एस स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट था वो एग्रीकल्चर पे कैसा था, फार्मर के बेस पे कैसा था, फार्मर सुसाइड के बेस पे कैसा था। तो उन्होंने टोटल कितने रिपोर्ट दिए थे? जो एम एस स्वामीनाथन जो सर थे हमारे, उन्होंने टोटल 5 रिपोर्ट सबमिट किए थे। जो एम एस स्वामीनाथन सर थे हमारे, टोटल 5 रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किए थे। उसमें से जो 5 रिपोर्ट सबमिट किए थे, कितने कितने के बीच में, वो बताते हैं आपको। टोटल 5 रिपोर्ट वो सबमिट किए थे। सॉरी, थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ हो गया था उसमें, आप देख लीजिएगा। 5 रिपोर्ट सबमिट किए थे दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2 2006 के बीच में। इतने के बीच में एम एस स्वामीनाथन सर थे जो वो रिपोर्ट सबमिट किए थे। उनका जो 5वां रिपोर्ट था, एम एस स्वामीनाथन सर का जो 5वां रिपोर्ट था, वो किस पे मेन फोकस किया था? वो मेन फोकस था हमारे फार्मर सुसाइड के ऊपर था। वो हमारे किसके ऊपर था? जो हमारा जो फिफ्थ लास्ट रिपोर्ट था, वो हमारा फार्मर सुसाइड के ऊपर बेस्ड था। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, उन्होंने कई सारे बताया कि फार्मर कैसे डिस्ट्रेस हो रहा है, कैसे सुसाइड कर रहा है, उनके बारे में ये फुल रिकमेंडेशन दिया। और उन्होंने एक और मेन बात उस समय रखी थी। एम एस स्वामीनाथन सर ने उस समय क्या रिकमेंड किया था सरकार को कि वो एक नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर बनाए। नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर का एक मतलब गठन किया जाए। उन्होंने क्या किया, एक रिकमेंड किया किसको? ने सरकार को, उस समय के सरकार को उन्होंने एक रिकमेंड किया कि नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर हमको बनाना होगा। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, एम एस स्वामीनाथन सर थे, वो 5 रिपोर्ट सबमिट करते हैं दिसंबर 2004 से 2006 अक्टूबर तक। उसमें 5वां जो रिपोर्ट था उनका, वो फार्मर सुसाइड और डिस्ट्रेस, फार्मर के डिस्ट्रेस पे ज्यादा फोकस था। और उन्होंने सरकार को, उस समय जो हमारी गवर्नमेंट थी, उनको रिकमेंड भी किया था कि आपको एक नेशनल पॉलिसी बनाना होगा फार्मर के लिए। कोई भी एक नेशनल पॉलिसी बना ले फार्मर के लिए, तो वो उस समय रिकमेंड किए थे। और अगर हम बात करें कुछ और उनके, जो कुछ और पॉइंट के रिकमेंड किए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ कॉजेज बताए। कॉजेज ऑफ, उन्होंने फार्मर सुसाइड के बताए। तो कुछ पॉइंट हम देखते हैं कि क्या एम एस स्वामीनाथन सर ने बताया कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो पहला उन्होंने जो कॉज बताया, उन्होंने बताया अनफिनिश्ड लैंड रिफॉर्म। उन्होंने बताया कैसे लैंड रिफॉर्म आज भी हमारे यहाँ चले आ रहा है। सोचिए कितना ब्रॉडर विजन था उनका, कि वो आज भी हमारे यहाँ देख रहे हैं लैंड रिफॉर्म चले आ रहा है। तो एक अनफिनिश्ड एजेंडा की तरह है कि उसके ऊपर एक कॉज हो सकता है जो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। और दूसरा जो कॉज उन्होंने कॉज बताया कि क्वांटिटी वाटर का, अधिकतर लोग आप देखेंगे पंजाब हरियाणा में, वहां पे क्वांटिटी वाटर का और क्वालिटी वाटर का पे ऊपर लड़ाई करते रहते हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं है। आप इंडस वाटर जो हमारे, वो जो हमारा ट्रीटी है, कई सारे साइन हुए हैं, जो आप देखते हैं दो स्टेट के बीच में बहुत मतलब कंफ्लिक्ट होता है पानी को लेके। तो कहीं ना कहीं जो हमारे एम एस स्वामीनाथन सर थे, उसका भी एक ये रिपोर्ट जारी किए थे कि उसमें कहीं ना कहीं क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर है, ये भी एक मेन रीजन है। और उसके बाद एक और रीजन आता है, जैसा कि हम जानते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, तो एक टेक्नोलॉजी का भी हमारे क्या एक फैटिक रह जाता है, यानी कुछ कमी रह जाती है कि वो नहीं सीख पाते। वो भी एक रीजन है कि वहां तक उनके पास रीच नहीं कर पाता है। तो ये एक और ये रीजन हो सकता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट रीजन का, तो वो कह सकते हैं कि जो हमारा क्रेडिट लेने का एसेसिबिलिटी है, एडिकेसी है, वो कहीं ना कहीं एक लो लेवल नजर आ रहा है। और उसका जो टाइम लाइन है हमारा क्रेडिट का, वो कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का सिस्टम है, वो उतना एसेस नहीं हो पा रहा है कि उनको फिक्स टाइम पे उनको ये क्रेडिट जमा करना है। तो जो हमारा इंस्टीट्यूशनलाइज जो हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक मेन हमारा रीजन है कि हमारा क्या, कि फॉर्मर सुसाइड का। तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो क्रेडिट है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहीं ना कहीं जो फार्मर है उनको नहीं मिल पा रहा है, वो फिक्स टाइम पे नहीं जमा कर पा रहे हैं। तो ये एक मेन रीजन हो सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट रीजन का, तो एक और जो रीजन बताया गया एम एस स्वामीनाथन द्वारा, कि जो एश्योर्ड मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी है, रेम्युनरेटिव है, वो फार्मर को नहीं मिल पा रहा है। यानी क्या नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कि अपॉर्चुनिटी जो है
फॉर एश्योर्ड, कि उनको श्योर रहे कि उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि वो अपने बीट को बेच पाए, या तो उनको एक रिम्यूनरेटिव हमारा मार्केटिंग सिस्टम हम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि हमारे जो हमारे फार्मर हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ कुछ हमारे रीजन है जो कि एम एस स्वामीनाथन सर द्वारा दिए गए हैं। पहला क्या था, हमारा लैंड जो अनफिनिश्ड एजेंडा है लैंड के बारे में, उसके बारे में था कि आज भी देखते हैं कि लैंड रिफॉर्म हमारा चले आ रहा है। और क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो आप देखेंगे दो स्टेट के बीच में इवन कंफ्लिक्ट होता है, दो नेशनल के बीच में जो हमारा कंफ्लिक्ट होता है, तो एक ये भी मेन रीजन हो सकता है जो कहीं ना कहीं क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर का रीजन हो सकता है फार्मर सुसाइड के। तीसरा रीजन बताया था टेक्नोलॉजी फैटिक। चौथा रीजन था हमारा वो क्रेडिट को इंस्टीट्यूशनल लेवल पे उनको बॉन्ड हो जाता है कि उनको टाइम एडुकेट किया जाता है कि इसी पे आपको जमा करना है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं उनका जो वो उन्हें जमा करने पे वो कहीं ना कहीं सुसाइड उनका एक मेन रीजन हो सकता है। और दूसरा क्या था, लास्ट हमारा जो पॉइंट एम एस स्वामीनाथन सर द्वारा दिया गया था कि एश्योर्ड अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको फिक्स्ड अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट को, अपने क्रॉप प्रोडक्शन को वो सही मार्केट में उसको यूज करके उसे बेच करके कुछ पैसे अर्न कर लें। अगर हम बात करें रिकमेंडेशन का, जो कि हमारे एम एस स्वामीनाथन सर क्या क्या रिकमेंडेशन किए थे, अगर हम उसका बात करें तो हम देखते हैं वो कि कुछ इम्पोर्टेंट हमारा रिकमेंडेशन होता है जो एम एस स्वामीनाथन सर देते हैं। वो कौन क्या क्या है हमारा, कि उनका एक मेन वो रीजन वो क्या बताते हैं, रिकमेंड करते हैं कि एग्रीकल्चर को, किसको, एग्रीकल्चर को हम इंसर्ट करें अपने कंकरेंट लिस्ट में। उनका एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था कि कंकरेंट लिस्ट में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कंकरेंट लिस्ट में हम इसको डालें, क्योंकि आज हमारा एग्रीकल्चर एक स्टेट लिस्ट मैटर है। तो उनका एक रिकमेंडेशन था कि हमारा एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो हमारा कंकरेंट लिस्ट में होना चाहिए। अगर हम बात करिए तो इम्पोर्टेंट ओवरऑल रिकमेंडेशन था। अगर हम बात करें कि उनके जो फिक्स कुछ एजेंडा थे, कुछ रिकमेंडेशन थे, कुछ कुछ पॉइंट पे, तो अगर उनका हम रिकमेंडेशन बात करें किस पे, लैंड रिफॉर्म पे, तो वो क्या रिकमेंडेशन था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो लैंड रिफॉर्म के बारे में उनका रिकमेंडेशन क्या था कि पहला, कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड जो सीलिंग सरप्लस है और वेस्ट लैंड है उसको मैनेजमेंट करें, कि हम कैसे जो हमारा सरप्लस है उसको मैनेज करें और जो हमारा वेस्ट लैंड है उसको कैसे मैनेज करें। उनका मेन रिकमेंडेशन था कि उसको हमको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमारा कम से कम वेस्ट लैंड हो और जो सरप्लस हो वो कहीं ना कहीं हमारा ज्यादा हो। तो उनका मेन फोकस किस पे था, पहला कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे सीलिंग सरप्लस का, और उसके बाद क्या था, वो मैनेज करें किसको, वेस्ट लैंड को कैसे भी करके वो सरप्लस करें। और अगर बात करें दूसरा जो हमारा दूसरा रिकमेंडेशन था वो क्या था कि हमको कहीं ना कहीं जो हमारा प्राइम एग्रीकल्चर लैंड है उससे हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट ना हो, हम फॉरेस्ट के साथ कोऑपरेट करें कि हम कैसे नॉन अपना उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर लैंड, हम जो एग्रीकल्चर लैंड है जो हमारा प्राइम उस पे रीजन जो उस पे उगा सकते हैं या जो प्रोड्यूस कर सकते हैं क्रॉप, उसको कहीं ना कहीं उससे हम डाइवर्ट ना हो। और उसके साथ साथ हम फॉरेस्ट के साथ कोऑपरेट करें, यानी कि हम अपने केवल एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं फोकस करें बल्कि फॉरेस्ट को भी प्रिजर्व करें। कि उन्होंने उनका मेन फोकस था क्या, कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर किसके लिए, कॉर्पोरेट एक तरीके से हो कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों के बीच क्या हो, कॉपरेटिव नेचर हो। तो उनका जो सेकंड रिकमेंडेशन था वो था कि वो प्रिवेंट हो, प्रिवेंट फ्रॉम डाइवर्जन, कि लोग घूमे ना डाइवर्जन ऑफ प्राइम एग्रीकल्चर, जो उनका प्राइम एग्रीकल्चर है वो उससे इधर उधर भटके नहीं, और वो क्या करे, फॉरेस्ट के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर करे, फॉरेस्ट फॉर फॉरेस्ट टू कॉर्पोरेट सेक्टर इन नॉन एग्रीकल्चर फील्ड, कि वो दोनों के ऊपर फोकस करे। हमारा एग्रीकल्चर में तो उनका जो प्राइम उगार है वो तो ठीक है, लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज है उसको फॉरेस्ट में जो उनका है उसको भी हमारा वो इनहांस करे। तो उनका जो
दूसरा रिकमेंडेशन था कि आप डाइवर्ज ना हो अपने प्राइम जो एग्रीकल्चर जो आपका है उससे आप डाइवर्ट ना हो, फॉरेस्ट के साथ क्या करें, कोऑपरेट करें और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप अपने आप को उसमें ढालें, उसमें समझें क्या इसमें हमारा रिकमेंडेशन है। अगर हम बात करें तीसरे का, उन्होंने क्या किया कि उनको इंश्योर करे कि ग्रेजिंग राइट सबको वो चारवाह, जैसे कि अधिकतर उस समय आप सुने होंगे कि वहां पे वो ग्रेजिंग नहीं करने देते थे जो पशु होते थे। तो उनका एक मेन रीजन था क्या, और एक और रिकमेंडेशन था क्या, कि वो इंश्योर करे ग्रेजिंग राइट को, ग्रेजिंग राइट होना चाहिए सभी के पास, ताकि वो अपने पशुओं को चारवाहा के लिए लेते जाए। और सीजनल असिस्ट, हम ट्रिबल जो हमारा जो हमारे जनजाति लोग हैं उनको फॉरेस्ट जंगल में सीजनल के हिसाब से उनको एसेस प्रोवाइड करें, डिफरेंट डिफरेंट अकोमोडिटीज प्रोवाइड करें। पेस्टोरल जो हमारे चारवाहा हैं उनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। तो ये उनका एक और इसमें हमारा जो थर्ड रिकमेंडेशन था उनका, पहला क्या था, ग्रेजिंग राइट उन्हें प्रदान करना। और हमारा फोकस था किसके ऊपर, ट्रिबल के ऊपर फोकस था। या तो हमारा पेस्ट जो हमारे पेस्टोरलिस्ट होते हैं यानी चारवाहा जो होते हैं उनको सीजनल एसेस हम प्रोवाइड करें। क्या प्रोवाइड करें, सीजनल एसेस प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से वो अपने प्रॉपर्टी को, कैसी प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को यूज करें। एक कॉमन प्रॉपर्टी हमको बनाना होगा उनके बीच। क्या बनाना होगा, कॉमन प्रॉपर्टी बनाना होगा, कॉमन प्रॉपर्टी जो है रिसोर्सेज डेवलप करने होंगे। तो उनका जो तीसरा रिकमेंडेशन था ये था। फिर अगर बात करें एक लैंड रिफॉर्म पे, हमारा क्या था, लैंड रिफॉर्म पे जो लास्ट रिकमेंडेशन था वो क्या था, एक मैकेनिज्म बनाए, एक सेटअप करे मैकेनिज्म जो रेगुलेट करे हमारे एग्रीकल्चर लैंड को, सेल को, कैसे एग्रीकल्चर लैंड का सेल हो रहा है और किसके बेस पे, कि लैंड के बेस पे हो, नेचर के बेस पे हो, कि किस टाइप का बायर है उसके बेस पे भी हो, और किस पर्पज के लिए ले रहा है उसके भी हो। तो उनका जो चौथा एकदम लास्ट रिकमेंडेशन था और हमारा लैंड रिफॉर्म के ऊपर, वो क्या था कि एक मैकेनिज्म बनाए। क्या बनाए, हमारा एक मैकेनिज्म बनाए कि टू रेगुलेट, मैकेनिज्म टू रेगुलेट द सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको कैसे उस पर मैनेज रखे, कैसे उस पर बेच रखे, कौन सा हमारा कैटेगरी है, किसको हम बेच रहे हैं, क्योंकि वो किस पे बेस्ड हो, या तो बेस्ड ऑन हमारा क्या हो, क्वांटम लैंड, क्वांटम ऑफ लैंड, या तो हमारा क्या हो, उसको नेचर, वो किस पर्पज से यूज कर रहा है, उसका नेचर कैसा हो, उस लैंड को कैसे यूज करेगा, नेचर ऑफ प्रपोज्ड जो हमारा यूज है उसके ऊपर फोकस हो। और बायर जो हमारा जो खरीद रहे हैं उसका कैटेगरी कैसा हो उसके ऊपर भी फोकस करता है हमारा ये। तो ये हमारा क्या था, लैंड रिफॉर्म के ऊपर जो हमारे जो एम एस स्वामीनाथन सर थे वो 4 रिकमेंडेशन दिए थे। तो 4 रिकमेंडेशन कौन कौन से हमारे थे, पहला क्या था उनका कहना, कि उनका कहना था जो हमारा सरप्लस है उसके ऊपर फोकस करें और जो वेस्ट लैंड को हमको कम से कम मिनिमाइज करना चाहिए। फिर दूसरा उनका जो था, वो सोचते थे कि हम एग्रीकल्चर को कैसे, हम एग्री जो हमारा प्राइम एग्रीकल्चर है उस पे हम डाइवर्जन ना हो, उससे हम प्रिवेंट रहे, बल्कि हम फॉरेस्ट के साथ कोऑपरेट करें कि नॉन एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को उसको भी हम इस्टेब्लिश करें। और तीसरा हमारा लैंड रिफॉर्म के ऊपर था क्या, कि वो ग्रेजिंग राइट, पहले क्या होता था ग्रेजिंग राइट नहीं था, तो वो इंश्योर कराते थे कि सभी को ग्रेजिंग राइट होना चाहिए। और ग्रेजिंग राइट के साथ साथ जो हमारे ट्रिबल्स हैं या जो हमारे चारवाहा वाले लोग हैं उनको एक सीजनल एसेस प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है वो उसको यूज कर पाए। और चौथा हमारा जो था लैंड रिफॉर्म के रिकमेंडेशन पे, वो क्या था कि जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है जब उसका सेल हो रहा है उसको मैकेनाइज वे में हो, कि कैसे उसका क्वांटम ऑफ लैंड यूज हो रहा है, उसका पर्पज क्या है, नेचर कैसा है, और कौन सी कैटेगरी का बायर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उस पर हमको क्या करना होगा, एक मैकेनाइज रूल बेस करना होगा। तो ये 4 रिकमेंडेशन दिए गए थे एम एस स्वामीनाथन के ऊपर जो हमारे लैंड रिफॉर्म पे थे। अगर हम बात करें कुछ और नेक्स्ट जो हमारे हमारे रिकमेंडेशन थे, अब हमारा जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है किस पे उन्होंने दिया, ऑन इरिगेशन पे दिया, कि सिंचाई हमारा कैसा होना चाहिए उसके ऊपर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। तो उसके बारे में अब हम देखते हैं। पहला उन्होंने एक रिकमेंड क्या दिया कि इंक्रीज करें किसको, वाटर सप्लाई को। वाटर सप्लाई किसके थ्रू हम इंक्रीज करें, थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग के।
तो हम इसको क्या करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर कलेक्ट करना स्टार्ट करें। उसके बाद उनका और क्या मेन फोकस था, रिचार्ज ऑफ एक्वीफायर। यानी एक्वीफायर क्या है हमारा, कि एक्वीफायर मतलब क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो हमारे हैं, जो हमारे जमीन के नीचे हैं, उसको हम कैसे रिचार्ज करें और बिकम उसको हम क्या करें, एक मैंडेटरी बना दें कि सबको, हमको कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर रिचार्ज हमको करना ही होगा, जरूरी है। आज के समय में हम देखते हैं कई सारे क्राइसिस नजर आते हैं। तो तीसरा जो रिकमेंडेशन था उनका ये था मिलियन वेल्स। ये सबसे फेमस हमारा जो मिलियन वेल्स, मतलब कि लोग अपने अपने कुआं बनाए, उसको रिचार्ज करें प्राइवेट जगह पे, पब्लिक जगह पे नहीं, यानी अपने खेतों में उसको क्या करें, मिलियन वेल्स रिचार्ज बनाए, जो कि टारगेटेड हमारा किसके पर रहेगा, प्राइवेट वेल्स पे रहेगा। प्राइवेट लोग अपना खुद का कुआं बनाए, उसको लॉन्च करें, सरकार के ऊपर फोकस न करें। इनका ये 3 रिकमेंडेशन था हमारा, किसके ऊपर, कुछ इसके ऊपर, इरिगेशन। पहला क्या था हमारा, कि वाटर जो सप्लाई है उसको हम क्या करें, इंक्रीज करें, उसको हम किसके थ्रू, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। और दूसरा क्या था, हमको रिचार्ज करना होगा एक्वीफायर को, यानी ग्राउंड वाटर को, उसको मैंडेटरी होना चाहिए सभी लोग के लिए। और उसके साथ साथ जो प्राइवेट वेल्स लोग क्रिएट करें, मिलियंस वेल्स रिचार्ज नाम का उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था, जो कि एम एस स्वामीनाथन। ये 3 रिकमेंडेशन है एम एस स्वामीनाथन का, जो इरिगेशन के बेस पे। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो उन्होंने दिया, वो रिकमेंडेशन हमारा किसके पे दिया, नेक्स्ट जो हमारा रिकमेंडेशन था वो ऑन क्रेडिट एंड इंश्योरेंस के ऊपर था। क्रेडिट एंड इंश्योरेंस जो हमारा नेक्स्ट रिकमेंडेशन था। तब बात करी इसमें, तो उन्होंने क्या किया कि हमको जो हमारा जो फार्मर है, क्रॉप लोन जो हमारे अधिकतर फार्मर क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पे वो कम करें, का लोन हमारा जो 4% से भी कम करे हमारा अधिकतर। जो उन्होंने रेट बताया, उन्होंने कहा रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द क्रॉप लोन टू 4% सिंपल विथ गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ हमको क्या करना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हमको क्या करना होगा, कम करना होगा। उनका ये मेन फोकस था। क्या पहला जो रिकमेंडेशन क्या था, कि आप रिड्यूस करें किसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करें, रिड्यूस करें, और वो कम से कम हमारा क्रॉप लोन के लिए सिंपल हमारा 4% होना चाहिए, सिंपल के लिए। और किसके साथ, गवर्नमेंट का हमारा ये सपोर्ट हो, ये जरूरी है। गवर्नमेंट का विदाउट सपोर्ट हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज नहीं हो सकता। तो ये पहला रिकमेंडेशन था उसमें। और दूसरा रिकमेंडेशन क्या था हमको, हमारा ये कि जो हमारा लोन है वो हमारा जो सोर्सेज है, जहां से हमारा जो फार्मर है, जो हमारा फार्मर है वो क्या करता है कि लोन ले लेता है, लेकिन कुछ कैलामिटी आती है और उसके वो कैलामिटी आने के कारण फार्मर के पास क्या होता है, वो लोन पे करने का उसके पास एक कोई जरिया नहीं होता है। तो उससे क्या करे, उसकी कैपेबिलिटी को वो क्या करे, उसको और प्रोवाइड करे, कि इसके कारण क्या होगा, फैमिली, अगर फार्मर जो है वो सुसाइड करने पे आ जाएगा तो वो उसे न करे। यानी इसका मतलब क्या है, हमको एक डेब्ट रिकवरी में हमारा जो है मोराटोरियम बनाना होगा, कि जिसकी वजह से क्या हो, कि कभी कैलामिटी आ जाए, कभी डिजास्टर आ जाए, तो उस समय भी जो हमारे फार्मर है वो लोन अगर नहीं पे करना है तो उनको टाइम दिया जाए कि बाद में वो कर सकते हैं। इसके कारण क्या होगा, फार्मर जो डिस्ट्रेस होंगे वो नहीं होंगे, सुसाइड रेट कम होगा। तो उनका जो सेकंड रिकमेंडेशन क्या था, मोराटोरियम ऑफ, सॉरी, मोराटोरियम ऑन होगा, मोराटोरियम ऑन डेब्ट रिकवर। उन्होंने कैसे वो डेब्ट को रिकवर करे बाद में, कुछ समय बाद, और क्यों, इवन अगर हमारा कुछ कैलामिटी आ जाए या कोई डिजास्टर आ गया तो उस पे वो कैसे उसको टैकल करे, और वो क्या करे, प्रिवेंट करे किसको, हमारे फार्मर के डिस्ट्रेस को, यानी सुसाइड रेट को, कि फार्मर ज्यादा चिंता न ले। इनका ये सेकंड रिकमेंडेशन था। और उसको उसके बाद उन्होंने क्या, एक और रिकमेंडेशन दिया था। उन्होंने क्या बनाया था, एक वो रिकमेंड किए थे कि हमको एक एग्रीकल्चर रिस्क फंड बनाना होगा।
उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि जो फार्मर को रिलीफ प्रोवाइड करे, और कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आता है तो ये सेम पॉइंट है सेकेंड वाला हमारा क्या डेब्ट रिकवर करने के लिए। एक हमारा इसमें क्या था एक पॉइंट और कि नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज होने चाहिए जो कि डेब्ट को रिकवर करे, ये था हमारा। और इसके तीसरे में क्या था कि वो एग्रीकल्चर रिस्क फंड बनाए जो कि फार्मर को रिलीफ करे कि कोई कैलामिटीज आए, नेचुरल डिजास्टर आए तो उस समय वो फार्मर को रिलीफ प्रोवाइड करे। और चौथा जो रिकमेंडेशन था वो क्या था, वो इशू करे किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड किसको इशू करें, वोमेन फार्मर के नाम पे, विथ ज्वाइंट पट्टाज एज ए कोलेट्रल। वो वोमेन फार्मर को क्या कर इशू करा रहे थे किसान क्रेडिट कार्ड, किसके साथ साथ जो पट्टाज होते हैं, जो उसके साथ ज्वाइंट पट्टाज होते हैं एज ए कोलेट्रल। तो ये क्या है कि उनका रिकमेंडेशन था कि कैसे किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाए, वो भी वोमेन फार्मर को, ना कि मेल फार्मर को। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि जो हमारा फार्मर लाइफ है, जो हमारा डेवलप वो करते थे, कैसे हम क्रॉप लाइव स्टॉक ह्यूमन हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज उन्होंने दिया, बताए थे। वो क्या बोलते थे, हम डेवलप करें क्या, डेवलप एन इंटीग्रेटेड, वो एक इंटीग्रेटेड हमारा क्या डेवलप कराना चाहते थे, क्रेडिट कम क्रॉप लाइव स्टॉक। जो हमारा क्रेडिट कम लाइव स्टॉक ह्यूमन हेल्थ इंश्योरेंस है उसे भी वो प्रोवाइड करना चाहते थे। ये उनका रिकमेंडेशन था कि कैसे जो हमारा क्रेडिट कम क्रॉप लाइव स्टॉक ह्यूमन हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज है वो सभी को प्रोवाइड करें। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, रिकमेंड किया कि हमको एक रूरल, एक हमको क्या क्रिएट करना होगा, RIDF, यानी क्या है, रूरल इंश्योरेंस डेवलपमेंट फंड। हमको ये क्रिएट करना होगा जो ये क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, जो हमारा रूरल इंश्योरेंस है उसको डेवलप करेगा। ये कई कंट्री में, अक्रॉस कंट्री में क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को एक्सपांड करेगा। तो ये सारा चीज उनका रिकमेंडेशन था किसके ऊपर, जो हमारा ये रिकमेंडेशन था क्रेडिट एंड इंश्योरेंस के ऊपर था। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, तो उनका जो रिकमेंडेशन था हमारा किसके ऊपर, रिकमेंडेशन ऑन फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी के ऊपर उनका क्या रिकमेंडेशन था, पहला हमारा जो रिकमेंडेशन था उनका वो क्या था कि हम इंप्लीमेंट करें एक यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम बनाए, यूनिवर्सल, जो कि आज भी कहीं ना कहीं हमको नजर आता है कि आज वो अभी तक नहीं बना है। और उनका एक और रिकमेंडेशन उसी में ऐड था कि जो जितने भी सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं वो 1% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। पहला उनका क्या था कि हम इंप्लीमेंट करें यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और हमारा इसी में था कि 1% ऑफ जीडीपी होना चाहिए जो हमारा टोटल सब्सिडी हम प्रोवाइड करें। ये रिकमेंडेशन था पहला। और दूसरा क्या था कि हम इसको क्या करें, रीऑर्गेनाइज करें, जो हमारा न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है, जैसे लाइफ साइकिल बेसिस पे है, जैसे पंचायत या लोकल बॉडी है, वो इसको क्या करे, इसमें इस पे रीऑर्गेनाइज करे कि जो न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है वो हमारा होना चाहिए। तो जो सेकंड रिकमेंडेशन था कि उनका क्या था, न्यूट्रिशन सपोर्ट जो था वो होना चाहिए, वो भी किस लेवल पे, छोटे से लेके पार्टिसिपेट होना चाहिए इसमें किसका, हमारे पंचायत का या तो हमारे लोकल बॉडीज का। इसमें जो न्यूट्रिशन इंश्योरेंस है उसका ये मेन रीजन है कि आप न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करें। फिर उसके बाद क्या था, एलिमिनेट, जो अधिकतर देखते हैं आपकी अधिकतर लोग क्या होते हैं कि जो हमारे न्यूट्रिएंट है उसको हमारा वो नहीं ले पाते, तो हमको क्या करना होगा, एलिमिनेट द माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को हमको क्या करना होगा, इसको एलिमिनेट करना होगा। जो हमारे डेफिशिएंसी है इसको हमको क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। जो अधिकतर आप देखे होंगे हिडन हंगर, जो हमारा प्योर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है
उससे हमको क्या करना होगा, उसको एलिमिनेट करना होगा, हिडन हंगर को एलिमिनेट करना होगा। उनका एक रिकमेंडेशन था कि कैसे हम फूड कम फोर्टिफिकेशन अप्रोच लाए। कौन सा अप्रोच हम लाए? फूड कम फोर्टिफिकेशन फोर्टिफिकेशन अप्रोच, ये हम फॉलो करें। तो उनका ये एक रिकमेंडेशन था। अगर इसी में हम और बात करें तो उन्होंने और फूड सिक्योरिटी के लिए क्या क्या बातें कहा। उन्होंने क्या कहा कि हमको एक कम्युनिटी एंड फूड, केवल कम्युनिटी फूड के लिए ही नहीं बनाना होगा कि हम फूड के ऊपर, बल्कि हमको एश्योर करना होगा, एक वाटर बैंक भी हमको बनाना होगा। उन्होंने क्या बोला कि हमको फूड ही नहीं, उसके साथ साथ वाटर बैंक भी हो, जो कि ऑपरेट हो किसके द्वारा? जो हमारे वुमेन एसएचजी हो, एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, उनके द्वारा हो। और ये बेस्ड हो हमारे किस प्रिंसिपल पे? स्टोर ग्रेन एंड वाटर एवरीवेयर। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट देखिए दोस्तों, अपने प्रीलिम्स में, अपने मेंस में आप यूज कर सकते हैं कि जो उनका रिकमेंडेशन था कि कैसे आप कम्युनिटी फूड बनाए, वाटर बैंक बनाए, और उसको कौन ऑपरेट करे? जो हमारी एसएसजी के जो वुमेन एसएसजी ग्रुप हो, वो उन्हें क्या करे, वो उन्हें ऑपरेट करे। और उनका जो प्रिंसिपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कि हम ग्रेन को मैक्सिमम स्टोर करें और वाटर हर जगह होना चाहिए। अब हमारा उनका नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन था वो क्या था हमारा? कि हेल्प करे। क्या करे? हेल्प करे किसको? स्मॉल एंड जो हमारे मार्जिनल फार्मर है, उनको क्या करे? वो हेल्प प्रोवाइड करे। और हेल्प प्रोवाइड करे किस चीज में? कि वो क्वालिटी जो और क्वांटिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, फार्मर इंटरप्राइजर है, उनको क्या करे? उनके प्रोडक्टिविटी को कैसे कैसे करके उनको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, क्वालिटी में इंक्रीज हो हमारा, और जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमारा इंक्रीज हो। इन्होंने एक रिकमेंडेशन भी किया था, ऑर्गेनाइज किया था कि हमको एक बनाना होगा क्या? रूरल नॉन फार्म लाइवलीहुड इनिशिएटिव। उन्होंने एक हम रिकमेंड किया था कि हमको एक ये बनाना होगा कि जो एश्योर करे कि रूरल का जो हमारा क्या है, रूरल फार्मर, स्मॉल मार्जिनल या फार्मर है, उनकी प्रोडक्टिविटी को, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करें। उसके लिए उन्होंने एक बनाया था जो इनिशिएटिव, रूरल नॉन फार्म लाइवलीहुड के नाम से। उनका एक और उसी में हमारा रिकमेंडेशन क्या था, इसमें हम देखते हैं कि वो क्या करते थे। वो एक फॉर्मुलेट करना चाहते थे कि हमको एक नेशनल फूड गारंटी एक्ट होना चाहिए। नेशनल फूड गारंटी एक्ट होना चाहिए जो ये कंटिन्यू क्या करे, देखे कि फूड का क्वालिटी कैसा है, एम्प्लॉयमेंट हमारा हो रहा है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये फूड फॉर वर्क हमको करना, एक वो क्या करना, एक कैंपेन चलाना चाहते थे कि फूड फॉर वर्क होना चाहिए। एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाना चाहते थे, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, वो ये चलाना चाहते थे इस एक्ट के थ्रू। और उसके साथ साथ उन्होंने एक और रिकमेंडेशन क्या दिया कि हमको फूड ग्रेन का डिमांड इंक्रीज करना होगा, और जो हमारे पुअर के कंजम्पशन का है उनका डिमांड, उनका इंक्रीज करना होगा। और उसके साथ साथ जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोग्रेस है वो भी हमको कहीं ना कहीं जनरेट करना है। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन आता है जो एम एस स्वामीनाथन के रिपोर्ट से, वो रिकमेंडेशन किस पे होता है? ऑन फार्मर सुसाइड। कि फार्मर सुसाइड के ऊपर उनका क्या क्या रिकमेंडेशन था वो देखते हैं। वो चाहते थे क्या कि एक हम जो हमारा रूरल, हमारा जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वो एक्सटेंड करे अपने अपने आप को, कि हॉट स्पॉट जो लोकेशन है हमारे, जो अधिकतर जहाँ पे फार्मर सुसाइड होते हैं वहां पे उसको जाए और निरीक्षण करे, इस्टेब्लिश करे अपने। अब वो क्या चाहते थे, पहला उनका जो रिकमेंडेशन क्या था कि वो जो हमारा नेशनल रूरल हेल्थ, जो हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसको क्या करे, उसको क्या करे और एक्सटेंड करे। और किस कहाँ पे एक्सटेंड करे? जो हमारा सुसाइड का हॉट स्पॉट लोकेशन है
जो हमारा सुसाइड का हॉट स्पॉट लोकेशन है उस पे वहां पे जाए और उस बेसिस प्रायोरिटी बेसिस पे भी वर्क करे कि फार्मर का सुसाइड कम से कम हो। उसके बाद साथ साथ क्या है कि वो सेटअप करना चाहते थे कि स्टेट लेवल पे हमको फार्मर कमीशन बनाना चाहिए कि जो फार्मर को रिप्रेजेंट करे। यानी स्टेट लेवल पे हमको क्या बनाना है, एक फार्मर कमीशन बनाना है कि जो फार्मर को रिप्रेजेंट करे। तो ये इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि जो हमारे माइक्रो फाइनेंस पॉलिसी है, जो हमारी माइक्रो फाइनेंस पॉलिसी है उनके ऊपर फोकस करना होगा कि वो इंश्योरेंस करे कि डिफरेंट डिफरेंट की टेक्नोलॉजी हो, मैनेजमेंट हो या मार्केट हो, ये सारा कुछ हमारे फार्मर तक पहुंचना चाहिए कि सर्व करना चाहिए एज ए लेवलीहुड फाइनेंस की तरह। किसकी तरह? लेवलीहुड फाइनेंस की तरह वो एक सर्व करे जिसमें वो एश्योर करे कि हमको क्या मिले, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, उसके साथ साथ हमारा क्या हो, जो मार्केट हो वो सारा कुछ हमको प्रोवाइड हो, तभी जाके फार्मर सुसाइड डिक्रीज होगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो हमारा वाटर यूज प्लानिंग है, एवरी जो हमारे जो हर गांव में हमारे जो वाटर जो यूज है उसको क्या करे, उसको हर जगह डिसेंट्रलाइज करे। डिसेंट्रलाइज यानी क्या है, हर स्टेट एक छोटे से छोटे लेवल पे हमको क्या होगा, एक पावर मिलेगी कैसे आपको वाटर यूज जो हमारा प्लानिंग है उसको हम इम्प्लीमेंट करें कि एक छोटे लेवल पे भी वो अपने वाटर के यूज करने का प्लानिंग बना सके। हर गांव क्या करना चाहिए, एवरी विलेज हैव कैपेबिलिटी तो वो इंश्योर करे वाटर का। इसीलिए उनका क्या था, एक मिशन था क्या, जल स्वराज। उनका जो उन्होंने टर्म यूज किया था वो क्या यूज किया था, जल स्वराज। किसके साथ? ग्राम सभा के साथ। कि एक जल जो हमारा जल स्वराज हो यानी वाटर का एसेसिबिलिटी हो, वो एक ग्राम लेवल पे हो, एक डिसेंट्रलाइज लेवल पे हो, जो कि पानी पंचायत एक बनाया, पानी पंचायत, पानी का एश्योरेंस हर जगह हो। उन्होंने एक और रिकमेंडेशन दिया जिसके कारण फार्मर सुसाइड कम से कम हो सके। अब उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट रिकमेंडेशन का, तो वो क्या था कि हमको जो क्वालिटी लेवल का सीड्स हो वो इंश्योरेंस हो। यानी क्या, क्वालिटी सीड्स वो मिले फार्मर को, और कई सारे अफोर्डेबल और कास्ट मिले, कई सारे इनपुट है अफोर्डेबल कास्ट राइट टाइम पे राइट प्लेस पे उन्हें मिले। मतलब पहला क्या है, क्वालिटी सीड मिले, और दूसरा क्या हो, और जो अदर इनपुट जैसे अदर इंग्रेडिएंट होते हैं, अदर इनपुट जो हमारे होते हैं वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिले उन्हें, कि जिसके कारण उनको खेती करना इजी हो। फिर उसके बाद क्या है हमारा, कि वो जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है वो प्रोटेक्ट करे फार्मर को, कि उस जो जब भी प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है तो वो क्या करे, फार्मर को प्रोटेक्ट करे। यानी ये फार्मर क्या होता है, हमको उन्होंने क्या एक बोला कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड होना चाहिए, कि जब भी कभी क्या हो कि जब जो हमारा फार्मर था, जो हमारा प्राइस है वो फ्लक्चुएट करे, फार्मर को क्या करे, वो प्रोटेक्ट करे। कब? जब हमारा प्राइस, जब भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का फ्लक्चुएट करे तो उस समय क्या करे, फार्मर को वो क्या करे, प्रोटेक्ट करे इन सारों चीजों से। तो उनका एक ये रिकमेंडेशन भी था। फिर उसके बाद हमारा क्या था रिकमेंडेशन उनका, कि वो एक वीकेसी सेंटर बनाए या ज्ञान चौपालिजन बनाए, कि फार्मर को कैसे डिस्ट्रेस से हम उनको दूर करें। क्या था? वीकेसी यानी क्या हमारा, विलेज नॉलेज सेंटर। हमको एक विलेज नॉलेज सेंटर बनाना चाहिए, जो कि या विलेज नॉलेज सेंटर, या तो हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान चौपाल, कुछ ज्ञान चौपालिज्म के जैसा हमको वर्क करना चाहिए, जो कि फार्मर के डिस्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करे, जिसके कारण हमारा फार्मर सुसाइड रेट भी कहीं ना कहीं कम होगा। और उसके साथ साथ उसमें हम कह सकते हैं पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं।
कि पीपल को, जो भी हमारे सुसाइड वाले हैं, वो अर्ली साइन, उनको जो अर्ली साइन पे ही हम उनको क्या करें, रोक ले सुसाइड करने से। तो ये कुछ रिकमेंडेशन था उनके, जो हमारा फार्मर सुसाइड के ऊपर था। अगर हम बात करें नेक्स्ट रिकमेंडेशन का, तो उनका जो रिकमेंडेशन था किस पे था, कॉम्पिटिटिवनेस। तो उनका कॉम्पिटिटिवनेस पे क्या रिकमेंडेशन था, कि पहला क्या था, हमको एक एक फार्मर का ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा, किस बेस पे, कमोडिटी बेस पे। यानी पहला हमको क्या करना होगा, प्रमोशन करना होगा किसका, कमोडिटी बेस्ड फार्मर ऑर्गेनाइजेशन का। और दूसरा उन्होंने क्या किया, कि हमारा जो एमएसपी सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट, एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसमें क्या करना होगा, हमको इम्प्लीमेंट कुछ करना होगा, उसको इम्प्रूवमेंट भी हमको कुछ ना कुछ इसमें करते रहना चाहिए, कि जिससे वजह से जो कॉम्पिटेटिवनेस है उस पर हमारा डिक्रीज हो। कि वो चाहते थे क्या, कि हमारा जो एमएसपी का जो अरेंजमेंट हो वो ऐसा होना चाहिए, कि जो हमारा जो क्रॉप हो, केवल वो पैडी या तो केवल वीट पे ना हो, बल्कि सम अदर क्रॉप के भी ऊपर हो, कुछ अदर क्रॉप के ऊपर हो, रेदर देन जो हमारा देखते हैं अधिकतर लोग पैडी या तो व्हीट होता है, इसके अलावा भी वो क्या करें, कुछ अदर क्रॉप के ऊपर भी उनका फोकस होना चाहिए। और उसके साथ साथ उस उन्होंने क्या बोला, कि जो एमएसपी हो वो कम से कम 50% मोर देन, 50% से भी ज्यादा जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम प्रोवाइड उसे कराए। 50% से भी ज्यादा हमारा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो उसको इंश्योर कराए। और उसके बाद क्या था, कि हमको अवेलेबिलिटी होना चाहिए डेटा को, फार्मर के पास क्या होना चाहिए, डेटा का और अवेलेबिलिटी होना चाहिए, कि फ्यूचर में कौन सा प्राइस किसका कितना हो सकता है, ये सारा कुछ अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, स्पॉट अबाउट स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये इसको इंश्योर कराए, कि जो फ्यूचर में कौन कौन से प्राइस होंगे वो इनको इसको इंश्योर कराए, जो हमारा कम्पिटिटिवनेस उसको, उससे क्या होगा, हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा। और ये और एक और रिकमेंड करते हैं, कि जो हमारा स्टेट एपीएमसी मंडीज है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, जो हमारा एक्ट है, उसको क्या कर देते हैं, वो उसमें क्या होगा, कि उसको हमको शिफ्ट करना होगा किसमें, कि हमको एक डेवलपमेंट करना होगा डोमेस्टिक लेवल पे, और हमको जो इंटरनेशनल मार्केट बनाना होगा किस पे, लोकल प्रोड्यूस लेवल पे। यानी उनका जो मेन फोकस था किस पे था, मूव्स टुवर्ड सिंगल मार्केट, सिंगल इंडियन मार्केट, उनका ये मेन एम था रिकमेंडेशन में। और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ और रिकमेंडेशन दिया, जो कि हमारा एम्प्लॉयमेंट पे भी उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, तो वो भी देख लेते हैं हम। रिकमेंडेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो उनका जो एम्प्लॉयमेंट पे था, कि वो बताते थे पहला क्या, कि इंडिया मस्ट सीक्स टू अचीव टू थिंग। पहला क्या, कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट करना चाहे वो क्रिएट करे, कि जो हमारा प्रोडक्टिव हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का, उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करें और इम्प्रूव करें। उसके साथ साथ जो क्वालिटी हो एम्प्लॉयमेंट का, उसको हमको क्या करना होगा, इम्प्रूव करना होगा। उसके साथ साथ जो हमारा नेट टेक होम इनकम है फार्मर का, वो कंपेयर किसके साथ कर रहे थे, सिविल सर्विसेज जो एस्पिरेंट यानी जो आईएएस ऑफिसर है, उनसे उनका जो हमारा इनकम होना चाहिए वो कंपेयर होना चाहिए। उनका जो टर्म दिया गया एक नेट टेक होम इनकम, यानी उनका जो टोटल इनकम होना चाहिए वो किसके साथ कंपेरेबल होना चाहिए, एक सिविल सर्वेंट के जो जितना हमको मिलता है उतना कम से कम उसका एम्प्लॉयमेंट का हमारा जो इनकम है उतना होना चाहिए। उनका एक मेन इम्पोर्टेंट ये था।
फिर उसके बाद उनका जो एक और रिकमेंडेशन था, जो लास्ट रिकमेंडेशन है हमारा, वो रिकमेंडेशन किसके ऊपर है? ऑन बायो रिसोर्सेज के ऊपर। अब देखिए उनका जो बायो रिसोर्सेज के ऊपर क्या क्या रिकमेंडेशन है। पहला क्या है, हमको जो ट्रेडिशनल राइट है, जो बायोडिवर्सिटी यानी जो हमको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट को प्रोड्यूस करने में, जिसमें कई सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं, गम्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं, ऑयल एल्डिंग प्लांट होते हैं, ये सब जो हमारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमको क्या करना, उसको प्रिजर्व करना होगा ट्रेडिशनल राइट को, कि हम बायोडिवर्सिटी को क्या करें, एसेस कर सके इजिली। तो पहला क्या था उनका रिकमेंडेशन? प्रिजर्विंग जो हमारे ट्रेडिशनल राइट है, उसको हमको क्या प्रिजर्व करना होगा, राइट ऑफ एक्सेस टू बायोडाइवर्सिटी, उनका जो एक रिकमेंडेशन था। फिर उसके बाद क्या था उनका रिकमेंडेशन, कि हमको क्या करना होगा, कंजर्व करना होगा, इंप्रूव करना होगा अपने क्रॉप को, अपने फॉर्म एनिमल को, जैसे फिश स्टॉक हो गए, थ्रू ब्रीडिंग करना होगा, इनको क्या करना होगा, हमको कंजर्व करना होगा। उसके साथ साथ इनका एक और था कि हम इंकरेज करें किसको, कम्युनिटी बेस्ड, जो हमारा कम्युनिटी बेस्ड ब्रीड कंजर्वेशन है, उसको हम क्या करें, उसको हम इनकरेज करें कि लोग उसके ऊपर फोकस करें, उसको कंजर्व करें। तो ये हमारा रिकमेंडेशन था। और उसके साथ साथ जो हमारे इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं, उनको हम एक्सपोर्ट करें, और जो सुटेबल ब्रीड्स हैं जो इंक्रीज करें हमारे प्रोडक्टिविटी को, वो उनको हम क्या करें, इंपोर्ट करें अपने यहाँ, जो जिसकी वजह से क्या होगा, नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल का प्रोडक्टिविटी है वो हमारा इंक्रीज होगा। यानी उनका क्या था रिकमेंडेशन, कि हम अलाउ करें किसको, एक्सपोर्ट को, ऑफ अलाउ हम इसको करें एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजीनियस जो हमारे ब्रीड्स है, और हम क्या करें, इंपोर्ट करें सुटेबल ब्रीड को, जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा हमारे प्रोडक्टिविटी को। जो प्रोडक्टिविटी को किस प्रोडक्टिविटी को, जो हमारे नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल है, वो क्या करें, उसको हमारा जो अलाउ करें इंपोर्ट को, जिसकी वजह से हम इसको इंप्रूव कर पाए। तो ये हमारा जो एम एस स्वामीनाथन द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया था, उन्होंने उसमें ये सारी चीजें कही थी। तो एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। तो जो एम एस स्वामीनाथन सर थे, उन्होंने 5 रिपोर्ट सबमिट किया था 2004 और 2006 के बीच के अंदर। उन्होंने जो 5वां रिपोर्ट था उनका, वो किस पे मेन फोकस था, उनका जो 5वां रिपोर्ट था वो मेन फोकस था फार्मर सुसाइड पे और फार्मर डिस्ट्रेस लेवल पे। उन्होंने अल्सो रिकमेंड किया था कि हमको कैसे नेशनल पॉलिसी बनाना होगा फार्मर के लिए नेशनल पॉलिसी बनाए, कि जिसकी वजह से ये फार्मर सुसाइड जो है हमारा कम हो। उसके बाद उन्होंने क्या बताया था, कुछ कॉजेस बताए थे कि फार्मर सुसाइड के क्या क्या कॉजेज हैं। पहले उन्होंने बताया था अनफिनिश्ड लैंड रिफॉर्म जो है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो वाटर का है, टेक्नोलॉजी फैटिग है, फिर कैसे हमारा जो क्रेडिट सिस्टम है उसके द्वारा भी फार्मर सुसाइड रेट इंक्रीज हो जाता है। और उसके साथ साथ हमारा क्या है कि हम मार्केट नहीं मिल पाता है, हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है कि वो क्रॉप प्रोडक्शन कर पाए अच्छे लेवल पे, ये है एक रीजन। और उसके साथ साथ क्या है हमारा कि इम्पोर्टेंट जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया क्या, कि हमको जो एग्रीकल्चर है उसको हम क्या करें, एक कंकरेंट लिस्ट में लाए, स्टेट लिस्ट से हम उसको किस लिस्ट में लाए, कंकरेंट लिस्ट में लाए। फिर उसको उन्होंने क्या किया, कई सारे रिकमेंडेशन दिया। जो पहला रिकमेंडेशन उन्होंने लैंड रिफॉर्म पे दिया, उन्होंने बताया कि कैसे अपने सरप्लस को इंक्रीज करें और वेस्ट लैंड को मिनिमाइज करें, हम जो हमारा प्राइम एग्रीकल्चर है उससे डाइवर्ट न हो। उसके साथ साथ हम क्या करें, फॉरेस्ट के ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए, कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए, जो नॉन एग्रीकल्चर जो हमारे प्रोडक्ट है उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया कि जो हमारे ग्रेजिंग राइट है उसको हम क्या करें, इंक्रीज करें। उसके साथ साथ जो हमारे ट्रिबल्स है या
जो चारवाहे हैं उनको सीजनल कॉमन प्रॉपर्टी जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम प्रदान करें, और उसके साथ साथ जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड का जो जब सेलिंग होता है उसको हम क्या करें, मैकेनाइज वे में करें, रेगुलेट करें कि किस बेसिस पे वो लैंड बिक रहा है, उस जो हमारा लैंड बिक रहा है उसका यूज क्या करेगा, उसका पर्पज क्या है, और किस टाइप का हमारा बायर का कैटेगरी उसके ऊपर भी फोकस करें। और उनका जो रिकमेंडेशन था इरिगेशन पे था क्या कि हमको कैसे भी करके वाटर सप्लाई इंक्रीज करना होगा, किसके थ्रू, ट्रेडिशनल मेथड रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। और उनका और एक रिकमेंडेशन था कि कैसे आप रिचार्ज करें, अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना मैंडेटरी बनाना चाहिए सभी के लिए। और उन्होंने प्राइवेट जो वेल्स है वो बनाए, उस उन्होंने एक नेम से उनको कैंपेन स्टार्ट किया मिलियन वेल्स रिचार्ज के नाम से, कि प्राइवेट प्लेसेस पे, प्राइवेट खेतों पे हमको क्या कराना होगा, वहां पे वेल्स लगवाने होंगे। फिर उसके बाद क्या था हमारी रिकमेंडेशन कि जो क्रेडिट और इंश्योरेंस सिस्टम है उसके ऊपर था रिकमेंडेशन। तो पहला क्या था कि कैसे भी करके हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम डिक्रीज करें, और जो हमारा क्रॉप लोन है उसको हम 4% पे लाए गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ। और उसके बाद क्या था, हमको एक मोरेटेरियम डेब्ट रिकवर सिस्टम बनाना होगा कि कभी भी कैलामिटीज आए, नेचुरल डिजास्टर आए, तो उसमें क्या करें, फार्मर को रिलीफ प्रोवाइड करें, कि एक नॉन इंस्टीट्यूशनल हमारा क्रेडिट बनाना चाहिए, सिस्टम बनाना चाहिए जिसकी वजह से फार्मर का डिस्ट्रेस न हो। और उन्होंने एक और एग्रीकल्चर जो हमारा रिस्क फंड नाम से उन्होंने एक कंपेन बना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए रिकमेंड किया था कि एग्रीकल्चर जो रिस्क फंड होंगे वो क्या होगा कि रिलीफ करेगा किसी भी कैलामिटीज पे आने पे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, किसान क्रेडिट कार्ड बनाना होगा, जिसमें क्या होगा कि जो वोमेन फार्मर के नाम पे किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा, किसके कोलेटरल कौन सा होगा, उसमें पट्टा होगा। फिर उन्होंने क्या किया कि कई सारे इंटीग्रेटेड जो डेवलपमेंट है उन पे फोकस किया, रूरल इंश्योरेंस डेवलपमेंट फंड उन्होंने क्रिएट किया, तो ये कई सारे। फिर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया किस पे, जो हमारे फूड सिक्योरिटी पे है, कि हमको यूनिवर्सलाइज करना होगा पीडीए सिस्टम, और 1% जीडीपी है टोटल सब्सिडी का, उसे हमको क्या करना होगा, फूड के ऊपर एश्योर कराना होगा। न्यूट्रिशनल सपोर्ट होना चाहिए, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, हिडन हंगर है, उससे हमको कैसे करके एलिमिनेट करना होगा। उन्होंने उनका केवल फोकस फूड के ऊपर नहीं था बल्कि वाटर बैंक के ऊपर था, और वो इसको किसके द्वारा ऑपरेट कराना चाहते थे कि जो वुमेन हेल्थ सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको एक बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए। उनका जो प्रिंसिपल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हम ग्रेन को कैसे करके ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर पाए और वाटर को एवरीवेयर हमारा जो कर पाए। फिर उसके बाद जो उन्होंने फार्मर सुसाइड के ऊपर दिया कि जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वो अपने आप को एक्सटेंड करे, और जो सुसाइड हॉटस्पॉट लोकेशन है फार्मर पे उनका उस पे फोकस होना चाहिए। और जो स्टेट लेवल पे हमको जो फार्मर जो हमारे कमीशन बनाना चाहिए जो कि फार्मर को रिप्रेजेंट करे, और माइक्रो फाइनेंस पॉलिसी बनाना चाहिए जिससे जो लेवलीहुड है फाइनेंस का, जो मार्केट है, जो मैनेजमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, वो सारा कुछ हमारे फार्मर तक पहुंच पाए। और उनका जो मेन एम था वो क्या था, डिसेंट्रलाइज, यानी पावर को हम डिसेंट्रलाइज करें, जन स्वराज यानी ग्राम सभा लेवल पे पानी पंचायत बनाना चाहिए, जिसकी वजह से जल का जो नियुक्ति है वो एक डिसेंट्रलाइज हैविंग हो जाए। फिर उसके बाद साथ क्या था, क्वालिटी सीड अप्रूवमेंट कराना। और कभी कभी क्या होता है प्राइसेस में हमारा क्या होता है फ्लक्चुएट हो जाता है, तो उससे क्या होता है फार्मर घबरा जाते हैं, तो उनको भी एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने जो एक रिकमेंडेशन दिया था वीकेसी का, यानी विलेज नॉलेज सेंटर, यानी ज्ञान चौपालिज्म का, कि फार्मर अपने डिस्ट्रेस को कम कर सके, जिससे फार्मर सुसाइड कम हो, इसलिए वीकेसी सेंटर बनाना चाहिए और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए। फिर उसके बाद उनका जो मेन फोकस था एमएसपी पे, कि कैसे हम एमएसपी को और इम्प्रूव करें, ये केवल व्हीट और पैडी पे ना हो कि बल्कि अदर क्रॉप पे भी होना चाहिए। 50% से भी अधिक एवरेज कॉस्ट का एश्योरेंस देना चाहिए जो हमारा एमएसपी हो। और एमएसपी हमारा क्या चाहिए, डेटा प्रोवाइड करे, जो हॉट स्पॉट डेटा होते हैं, जो हमारे डेटा होते हैं कि किस स्पॉट पे क्या फ्यूचर में प्राइस हो सकता है, वो भी हमको एमएसपी ये अलाउ करे, कि हमको नॉलेज होना चाहिए, जो हमारे फार्मर है उनको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद और रिकमेंडेशन क्या है कि सिंगल मार्केट होना चाहिए, सिंगल इंडियन मार्केट होना चाहिए, जहां पे एग्रीकल्चर का हर एक रेट पता होना चाहिए हमको। फिर उनका जो हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रिकमेंडेशन था कि जो हमारे जो फार्मर है उनके एक नेट टेक होम इनकम, जो ओवरऑल होम इनकम आ रहा है, वो एक सिविल सर्वेंट से उन्होंने कंपेरिजन किया कि कैसे एक फार्मर का भी इनकम सिविल सर्वेंट के इनकम के बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद था उनका मेन फोकस कि बायो रिसोर्सेज के ऊपर फोकस था, कि वो कैसे
अपने ट्रेडिशनल राइट्स को कैसे प्रिजर्व करें और एसेस करें। जो बायोडाइवर्सिटी में हमारे कई सारे टिम्बर फॉरेस्ट, जो हमारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मेडिसिनल प्लांट है, उनके ऊपर उनका फोकस था। और उसके साथ साथ वो एक कम्युनिटी बेस्ड ब्रीड कंजर्वेशन सिस्टम बनाना चाहते थे। और उसके साथ साथ वो क्या करना चाहते थे, अलाउ करना चाहते थे कि जो इंडिजीनियस ब्रीड है उस पे एक्सपोर्ट अलाउ होना चाहिए और इंपोर्ट होना चाहिए एक सुटेबल ब्रीड का, जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो उनके प्रोडक्टिविटी को, उनके नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल के प्रोडक्टिविटी को वो इंक्रीज कर सके। तो ये हमारा रिकमेंडेशन था कुछ हमारा जो एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। ये ओवरऑल टॉपिक है जो आप हेल्प कर सकते हैं अपने सोशियोलॉजी में, अपने जीएस पेपर में, यूपीएससी में, किसी भी टॉपिक पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं, इनके रिकमेंडेशन को जो एम एस स्वामीनाथन सर द्वारा दिया गया है। तो ये ओवरऑल लेक्चर था। थैंक यू। जय हिंद।